ओके, सो गोइंग टू द स्लाइड। तो आईसी का बारे में हम लोग को पता चला। एंड आईसी का अभी जो हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है 7-4, कौन सा आईसी का मॉडल नंबर दिया हुआ था, और आईसी का यूजेस करना है। ठीक है, जो है यहाँ पे मतलब ये वाला डायग्राम तुम लोगों को चाहिए। देन इसके बाद कंस्ट्रक्शन में वही चीज लिखा हुआ है। एंड आईसी किस किस पर्पस पे यूज होता है, कॉमनली यूज्ड आईसीस, लॉजिक गेट आईसीस, टाइमर आईसीस, वोल्टेज रेगुलेटर आईसीस। यस राइट, तुम लोग का सिलेबस में ये वोल्टेज रेगुलेटर का 2-4 आईसी दिया हुआ है। ठीक है, तो आईसी का पिन डायग्राम क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखो, ये आईसी है 7405, 7805, और एक होता है 7809, और एक होता है 7812। तो ये जो लास्ट का 2 डिजिट है, ये जो लास्ट 2 डिजिट है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि तुम्हारा आईसी का आउटपुट क्या रहेगा। तो आईसी 7805 का मतलब हो रहा है इट इज अ वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। ठीक है, ये एक आईसी 2 आईसी, मतलब कोई भी एक आईसी तुम लोग अच्छा से जान लोगे तो बाकी 2 सेम है। 7805 लेके हम बात कर रहे हैं, 7509 एंड 7512 सेम है। और भी होता है 7829। तो इसका जो मतलब होता है, हम तुम लोग को पूछेंगे 7809 का, हम 05 का पहले हम खुद बोल दे रहे हैं कि वोल्टेज रेगुलेटर आईसी क्या होगा। सपोज तुम इनपुट दे रहे हो कोई भी एक सर्किट में, सपोज मान लो 10 वोल्ट। ठीक है, और तुम्हारे पास एक डिवाइस है, और तुम्हारे पास मान लो एक एलईडी लाइट है जो चलने के लिए तुमको चाहिए 5 वोल्ट। ठीक है, या फिर मान लो तुम्हारा मोबाइल फोन है, इसी को एलईडी की जगह मोबाइल फोन कंसीडर करो, तो उसको तुमको 5 वोल्ट डीसी चाहिए। ठीक है, डीसी, डेफिनेटली डीसी। तो अभी जो है तुम्हारा वोल्टेज, तुम जहां पे रहते हो, सपोज मान लो वहां पे बहुत ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन करता है, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11 वोल्ट, 3 वोल्ट। तो उस केस में क्या होगा, ये जो आईसी है ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारा आउटपुट टर्मिनल में हमेशा ये 5 वोल्ट ही मिलेगा, चाहे इनपुट में जो भी है। हाँ, इनपुट में एक बात याद रखना, कम दे दोगे तो फिर नहीं होगा। 5 से अगर कम दे देगा, 2.5 दे देंगे, 3 दे देंगे, तो फिर तुमको 5 और नहीं दे, क्योंकि इसमें स्टोरिंग का कोई कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, हाँ जरूर, इसमें तुम 7 दे दोगे तो फिर वो उसको वो 5 कर सकता है, 6 दे दोगे उसको 5 कर सकता है। अब बोलोगे कि सर बाकी तो फिर एक्स्ट्रा वोल्टेज कहा जा रहा है। एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, वो आईसी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए खैर है कि ये सब आईसी में एक हीट सिंक बोल के चीज रहता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस सर्किट में देखो, एक सर्किट में तो और भी बहुत सारा कंपोनेंट रहता है, सिर्फ एक आईसी से तो काम नहीं चलेगा। तो एक हो सकता है वो जो हीट रेडिएट निकल रहा है, तो उससे तुम्हारा बाकी सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हीट सिंक दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो 7-8 सीरीज हुआ, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर सीरीज हुआ। अब तुम लोगों में से कोई बोलो, कोई भी, कि 7809 क्या काम करेगा। 9 वोल्ट, ये भी 9 वोल्ट आउटपुट देगा। ओके, सो दैट इज करेक्ट। दैट मीन्स तुमको एक कंसिस्टेंट 9 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उससे तुम्हारा डिवाइस का प्रॉब्लम नहीं होगा। डिवाइस वोल्टेज फ्लक्चुएशन अगर मान लो इनपुट में है तो आउटपुट एक स्टेबल आउटपुट मिलेगा, तुमको काम करने में आसानी होगा, डिवाइस खराब भी नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो ये जो है एक रेगुलेटर आईसी है। इस तरह से एक एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो, सिलेबस में मेंशन्ड है। तो वोल्टेज सोर्सेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोल्टेज सोर्सेज इन अ सर तो बोलो। 7-8 का मतलब वोल्टेज रेगुलेटर होगा। हाँ, 7-8 का क्या मतलब? 7-8 का मतलब इस तरह से अगर पूछोगे, बेसिकली ये 7-8 एक सीरीज होता है। ठीक है, 7-8 सीरीज होता है। एंड जितना हम स्टडी किए हैं, ये 7-8 एक होता है टेम्परेचर सेंसेशन। ठीक है, मतलब एक टेम्परेचर रेंज होता है, इस रेंज से इस रेंज तक काम करता है। लेकिन फिर भी वो टेम्परेचर रेंज छोड़ो, अभी ये 7-8 मान के चलो एक असाइन किया हुआ नंबर है। ठीक है, इसका कोई फिक्स उस तरह से डेफिनेशन नहीं है कि ये 780 क्यों रखा गया है, 76 क्यों नहीं है। कोई ना कोई तो एक नाम देना पड़ेगा एक आईसी को।
ठीक है, एक सीरीज को। सो 7805 मतलब ही हम लोग समझ जाते हैं कि इट इज द रेगुलेटर सीरीज। एंड डेफिनेटली ये जो 78 सर सीरीज है ये वोल्टेज रेगुलेटर से ही, मतलब मैक्सिमम आईसी जो है इसमें 99% रेगुलेटिंग आईसी जैसा ही बिहेव करता है। हाँ बोलो। सर तो जितना भी मेरा आईसी होगा क्या वो सब 7 8 से स्टार्ट होगा सर? नहीं, जैसा हम ये जो लॉजिक गेट का आईसी का एग्जांपल दिए वो 7 4 से स्टार्ट होगा, 7 4 से भी नहीं हो यस सकते, सर। और हाँ भी दूसरा भी फिगर से स्टार्ट हो सकता है। नॉर्मली जो हम लोग लैब पे लॉजिक गेट आईसी डील करते हैं उसमें 7 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसका कितना लॉजिक होता है, इसके ऊपर भी बेस्ड करके होता है। सपोज मान लो 2 इनपुट एंड गेट है, 2 इनपुट और गेट है, 2 इनपुट एंड गेट मतलब एंड गेट में तुम लोग जानते हो कि मल्टीप्लीकेशन होता है, ए इनपुट बी इनपुट में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 2 इनपुट में होगा तो फिर अलग नंबर, 3 इनपुट सीरीज होगा, दैट मीन ए बी सी मेरा 3 इनपुट टर्मिनल है। ठीक है, 3 इनपुट टर्मिनल को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, एडिशन करना चाहते हैं, तो उस केस में उसका सीरीज नंबर अलग हो जाता है। तो नॉर्मली ये जो 7 8 से ही होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारा का मतलब हजारों टाइप का नॉमेनक्लेचर हो सकता है। लेकिन हम लोग अभी जो तुम लोग लॉजिक फैमिली का भी इसमें एक एग्जांपल दे सकते हो कि बेसिकली नॉर्मली जनरली हमेशा मेंशन करोगे जनरली, क्योंकि इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, 7 4 सीरीज से और भी बहुत सारा आईसीज अवेलेबल है, लेकिन जनरली 7 4 सीरीज से हम लोग का जो है लॉजिक गेट आईसी अवेलेबल होता है। एंड 7 8 जो सीरीज है ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के लिए तुम लोग बोल सकते हो, जैसा 555 हो गया, 555 एक टाइमर आईसी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो हर एक का अलग अलग होता है। तो ये 7 8 एक रेगुलेटर सीरीज तुम लोग का सिलेबस पे मेंशन्ड है, इसीलिए 7 8 अच्छा से जान लोगे कि इट इज अ रेगुलेटर सीरीज आईसी। क्लियर हुआ? लेकिन फिक्स नहीं है कि हमेशा मतलब ये नहीं है कि हमेशा हर एक आईसी का नंबर 7 8 से स्टार्ट होगा। नो, आईसी का नंबर बड़ा बड़ा भी हो सकता है, 7 फिगर 8 डिजिट 7 डिजिट का भी हो सकता है। ठीक है, सो क्लियर हुआ? साउंड आ रहा है? यस सर। ओके यस सर। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर। सो ये जो 7805 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, अ मेंबर ऑफ 78XX। XX मतलब इसको जगह 05 हो सकता है, 09 हो सकता है, 12 हो सकता है, मेनली ये तीनों बहुत ज्यादा कॉमन है, 05 09 12। सीरीज ऑफ फिक्स्ड linear voltage regulators used to maintain such fluctuation is a popular voltage regulator integrated circuit। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन से हम लोग इसको रेगुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं इसका पिन पॉइंट के, ये आईसी दिखता कैसा है, इस तरह का इसका शेप है। जो पहले जो हम एक आईसी दिखाए थे ना तुम लोगों का, मतलब ऊपर में एक नॉच रहेगा, है ना, तो वो एक तरह का आईसी का शेप है। इस तरह का एक आईसी का शेप है, इसमें नॉच वॉच कुछ नहीं है, इसमें इस तरह से तुम लोग को फ्रंट पर सरफेस करके रखना है, ऊपर में कुछ नंबर वगैरह लिखा हुआ रहता है उसको सामने रखना है। तो फर्स्ट पिन इज 1, सेकेंड पिन इज 2, 3 नंबर पिन इज आउटपुट। ठीक है, तो इसमें जो है वेरी सिंपल है, इसका सिंबल इन डायग्राम दिख रहा है साइड में, दैट मीन्स 1 नंबर पिन से तुम इनपुट दोगे, 2 नंबर पिन को ग्राउंड कर देना है, एंड ये आरसी का नाम जो है LM7805। LM कुछ कंपनी इसका स्पेसिफिकेशन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, LM तो मेन हम लोग को जो जानना है 7805, ये मान लो LM के जगह पे सपोज मान लो एग्जाम्पल XZ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन 7805 अगर होगा वो LM SZ जो भी है उससे कुछ मतलब नहीं है। वो समटाइम्स कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है, लेकिन एक क्या बोलेंगे 7805 है तो उसका जो अंदर का प्रिंसिपल, दैट मीन्स एक नंबर पिन में जो भी इनपुट होगा, 2 नंबर पिन ग्राउंड करना पड़ेगा, 3 नंबर पिन से आउटपुट, ये कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, ये कोई कंपनी चेंज नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड है। ठीक है, वो कंपनी क्या चेंज कर सकता है, वो कंपनी उसका मेटल चेंज कर सकता है, उसका हीट सिंक चेंज कर सकता है, उसके ऊपर उसका कॉस्ट भी चेंज हो जाएगा, है ना। तुम अगर मान लो एक पेन खरीदने जा रहे हो तो वो एक पेन का दाम 3 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है, लेकिन पेन का काम क्या है तुम जानते हो, उस पेन हम खरीद के लाएंगे तो आई कैन राइट समथिंग। क्लियर हुआ?
तो अगर हम 7805 आईसी खरीदने जा रहे हैं तो 3 रुपया से भी खरीद सपोज 10 रुपए से भी खरीद सकते हैं, कोई दूसरा कंपनी का 20 रुपए से भी खरीद सकता है। तो डेफिनेटली उस दोनों के कंपनी का मटेरियल के बीच में अंतर हो सकता है। क्लियर हुआ? तो हो सकता है जो 20 रुपया वाला दाम है उसको ज्यादा, उसका लॉन्जिविटी डेफिनेटली ज्यादा रहेगा, खराब होने का चांसेस कम रहेगा, लेकिन फंक्शन जो है सेम है। तो इसमें इनपुट होगा 2 नंबर पिन ग्राउंड एंड 3 नंबर पिन से आउटपुट। ठीक है, लेकिन इनपुट ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ भी दे देंगे। ठीक है, मान लो इसमें हम लोग 100 वोल्ट अप्लाई कर दे रहे हैं, आईसी खराब हो जाएगा, जल जाएगा। हर एक आईसी के ऊपर या फिर तुमको नेट से आईसी का रेटिंग पता कर लेना पड़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स उस आईसी का कितना स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, ये इसी में दाम का अंतर आ जाता है। सपोज मान लो कोई आईसी का, जस्ट हम एग्जांपल दे रहे हैं, आईसी का दाम हमको एग्जैक्टली नहीं पता, इस आईसी का दाम सपोज मान लो एक आईसी का दाम 20 रुपया है और एक किसी आईसी का दाम 50 रुपया है। तो जो जो 50 रुपया वाला आईसी का दाम है, हो सकता है उसका रेंज जो है थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। सपोज मान लो नॉर्मली एक यहाँ पे लिखा हुआ है शायद, यस, तो 7 आईसी रेटिंग। तो देखो इनपुट वोल्टेज जो है 7 वोल्टेज से 35 वोल्टेज, इसके बीच में रहने से वो जो मेरा आउटपुट है वो 5 वोल्ट कांस्टेंट मेंटेन करना पड़ेगा। 35 के जगह पे तुम अगर 60 दे दोगे आईसी जल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये रेटिंग हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस रेंज के बीच में ये काम करता है। एंड करंट जो है 1 एम्पियर इसमें कांस्टेंट, मतलब करंट का भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो करंट जो हम लोग लाइन यूज करते हैं, मेनली जो हम लोग लाइन यूज करते हैं वो 1 एम्पियर ही होता है। ठीक है, एंड आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मैक्सिमम 5.2 से लेके 4.8 के बीच में ये वेरी कर रहा है। एकदम हमेशा 5 ही नहीं होता है, मल्टीमीटर से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन 5 तुम लोग बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, सो इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। सो इट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ LM7805। ठीक इस तरह से अगर 7809 ही ले लोगे, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ 05 के जगह पे 09 हो जाएगा एंड आउटपुट वोल्टेज में 9 वोल्ट तुमको मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला बुक से या फिर इंटरनेट से तुम लोग बाकी जो दो है देख लोगे, जो मतलब सिलेबस में लिखा हुआ है। एक ही चीज है, सेम रिपीट हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो आईसी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग का आइडिया हुआ। आईसी क्या होता है, आईसी कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है। एक आईसी अगर तुमको अभी आज के बाद अगर कोई भी हाथ में ले लोगे, कोई लॉजिक गेट आईसी ले लोगे, तो भी उसका नॉच क्या होता है, पिन डायग्राम क्या होता है, ये तुम लोग बोल पाओगे। ठीक है, एक टाइमर आईसी होता है 555, उसका भी पिन डायग्राम, मतलब तुम्हारा अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आईसी में कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है एंड कुछ उसको पावर कनेक्शन मीन एक टर्मिनल देखोगे ग्राउंड रहेगा, है ना, तो उसका क्या इनपुट दे रहे हैं एंड क्या आउटपुट आ रहा है, बस इतना अगर जान लोगे तो कोई भी एक आईसी का पिन डायग्राम देखोगे तो उससे तुम्हारा चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, सो मूविंग टू सीआरओ। तो सीआरओ का भी तुम लोग देखे हो? नो सर। ओके, सो सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कुछ इस तरह का। ठीक है, ये जो साइड में दिख रहा है सीआरओ, तो इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज अ मेजरिंग डिवाइस। दैट मीन्स हम लोग जो कोई भी एक सिग्नल अगर हम लोग चेक करते हैं, है ना, तो उस सिग्नल को मेजर करते हैं। मेजरिंग डिवाइस मतलब ये कोई भी एक सिग्नल हो गया, उस सिग्नल का मेन क्या चीज होता है, फेज, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, और भी तरह तरह का चीज मेजर किया जा सकता है। लेकिन हम लोग जो है सबसे जो बेसिक 2 पैरामीटर है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे। कोई भी एक सपोज मान लो एक साइनसॉइडल वेव तुम दे रहे हो, तो उसका वेव तो तुम लोग जानते हो, है ना, एक वेव फॉर्म इस तरह से अगर लोगे तो इट इज अ कंप्लीट साइकिल, राइट, इतना तो तुम लोग जानते हो, फिजिक्स में ये पढ़ के आए हो। दिस इज द कंप्लीट साइकिल, इसको हम लोग एक वेवलेंथ मानते हैं। ठीक है,
तो ये अगर ये जो नीचे एक्सिस होता है ये टाइम एक्सिस, एंड ऊपर में जो ये एक्सिस होता है इसको, ये जो एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स कितना वोल्ट। तो हम लोग जो है एक कोई भी एक वेव का, एक साइनोसॉइडल वेव ले लेंगे, उसका एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे एंड उसका फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। फ्रीक्वेंसी तुम लोग जानते हो, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, 1/टाइम पीरियड, ठीक है। तो कोई भी एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी, एक चीज मतलब याद रखना कि एक सिग्नल अगर जितना कंजेस्टेड तुम लोग को दिखेगा, जितना कंजेस्टेड, दैट मीन इट इज हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? ऐसा ऐसा अगर सिग्नल दिखेगा बड़ा बड़ा, तो दैट मीन्स ये जो है हाई ये इसका फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा देखोगे सिग्नल, पीक जो है, पीक जो है बड़ा बड़ा पीक दिख रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। हाँ डेफिनेटली, तुम किस एक्सिस पे काम कर रहे हो वो भी जरूरी है। सपोज मान लो इधर 0 है, इधर 20 वोल्ट है, ये एक्सिस अगर तुम फिक्स करके रखोगे तो फिर ये जो इसके कंपैरेटिव में, इसका कंपैरेटिव में, तो इसका पीक अगर 20 है तो दैट मीन्स ये 20 वोल्ट इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो इसका कंपैरेटिव में ये जो वोल्टेज, ये एक सिग्नल रहेगा, ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल, तो उसका वोल्टेज जो है कम रहेगा, ठीक है। तो अभी जो है यही हम लोग जो है एक एम्पलीट्यूड एंड एक फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर किया जाता है वो हम तुम लोग को दिखाएंगे। और जब कॉलेज में अगर तुम लोग जब आओगे, डेफिनेटली हम तुम लोग को एक दिन लैब में ले जाके ये सीआरओ का एक साइनोसॉइडल वेव देके कैसे एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है वो तुम लोग को हम दिखा देंगे। तुम लोग का तो लैब नहीं है, फिर भी मतलब एक बार आंखों से देख लेने से अच्छा रहेगा, कभी और नहीं भूलोगे जिंदगी में। ओके, सो यहाँ पे हम एक यूट्यूब का ही वीडियो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और ये छोड़ के भी तुम लोग का और भी है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का यूज कैसे किया जाता है, पावर सप्लाई क्या होता है, ये भी दोनों का यूज मतलब सिर्फ देखना है। ये वीडियो हिंदी में है, एक बार चला के देख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं, मल्टीमीटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं, कोई भी एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, ठीक है ना। मल्टीमीटर से हम लोग मेनली ओहम, मेनली रेजिस्टेंस का वैल्यू ही मेजर कर पाते हैं। एंड डायोड का कोई भी एक कनेक्शन का कंडक्टिविटी चेक कर, कनेक्टिविटी या कंटिन्यूटी टेस्ट हम लोग उसको बोलते हैं, कि कोई सर्किट कनेक्टेड है या फिर ब्रेक हो गया, शॉर्ट हो गया, उस तरह से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा कॉस्टली मल्टीमीटर अगर ले लोगे तो उसमें हम लोग ट्रांजिस्टर का पिन चेक कर सकते हैं, फिर कैपेसिटर का भी वैल्यू चेंज कर देख सकते हैं। अगर 100-200 का रुपया का मल्टीमीटर में हम लोग इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। रेंज भी होता है, रेंज भी बड़ा रेंज में हम लोग उसको मेजर कर पाएंगे, मतलब सस्ता वाला मल्टीमीटर में। लेकिन अगर एक कॉस्टली मल्टीमीटर खरीदोगे 10,000 20,000, तो उसका तुम लोग समझ रहे हो डिवाइस भी बहुत महंगा हो जाता है, डिजिटल मल्टीमीटर होता है, तो उसमें हम लोग फाइन वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं। माइक्रो लेवल पे जाके मैं एकदम एम आई कनेक्टेड? ओके, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। यस सर। ओके, तो हम एक ये मल्टीमीटर के बारे में बात कर रहे थे। तो एक कॉस्टली मल्टीमीटर जो है तो उसका रेंज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही फाइन लेवल पे हम उसको मेजर कर सकते हैं, और फीचर्स भी ज्यादा है। तो ये भी एक मेजरिंग डिवाइस है। पावर सप्लाई क्या है, जो कि हम लोग को सिग्नल, जो अगर डीसी पावर सप्लाई रहेगा तो डीसी पावर सप्लाई सपोज मान लो 0 to 30 वोल्ट तक हम लोग को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। वो तो एसी के साथ कनेक्ट रहता है, हम लोग का जो नॉर्मल जो हाउस होल्ड का जो लाइन रहता है, घर में जो सॉकेट रहता है, तो वो क्या होता है बेसिकली एसी सिग्नल प्रोवाइड करता है ना, 220 वोल्ट एसी सिग्नल उसमें से निकलता है। तो उससे हम लोग का जो है
एक पावर सप्लाई के अंदर एक रेगुलेटर सर्किटरी रहता है, वो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। वो किस के थ्रू होता है? रेक्टिफायर के थ्रू। एक रेक्टिफायर सर्किट एक एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसको हो जाने के बाद डीसी सिग्नल, वो अब तुम्हारा पास एक नॉब रहेगा, तुम घुमा घुमा के उसको तुम्हारा जैसा रिक्वायरमेंट है 10 वोल्ट 20 वोल्ट, ठीक है, जितना रेंज के अंदर तुम यूज कर रहे हो। अगर तुम्हारा डिवाइस अगर 0 to 30 वोल्ट तक प्रोड्यूस कर सकता है, देन तुम कभी भी उससे 50 वोल्ट नहीं निकल सकते हो। अगर तुम्हारा डिवाइस 0 to 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है, तुम उसमें से 10 वोल्ट नहीं निकल सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से पावर सप्लाई एक नॉर्मल पावर रेगुलेटर के तरह काम करेगा। जैसे लिखा हुआ है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, दैट मीन रेगुलेटेड मतलब तुम उसको वेरी कर सकते हो, ठीक है ना। और रेगुलेटेड मतलब वो ऑलरेडी एसी से डीसी में रेक्टिफाई होके आ रहा है, एंड तुम्हारे हाथ पे ऑप्शन रहेगा। दैट मीन्स तुमको 1 वोल्ट चाहिए या 2 वोल्ट चाहिए, 4 वोल्ट चाहिए, और कुछ कुछ होता है फिक्स, मतलब उसमें कोई भी वेरी कराने का कोई जगह नहीं रहता है ना। एक एसी सोर्स से, दैट मीन्स तुम अगर सॉकेट पे डाल दिए हो तुम्हारा उसका लाइन, पावर सोर्स का लाइन एंड आउटपुट पे तुम्हारे हमेशा 5 वोल्ट डीसी मिलेगा। ऐसा भी बहुत सारा होता है, सस्ता वाला हो जाएगा, उसमें वेरी करवाने का कुछ कोई जगह नहीं रहेगा। नॉब मतलब कोई नॉब नहीं रहेगा तुम्हारे सामने, सिर्फ ऑन ऑफ का नॉब रहेगा, ठीक है। तो पावर सप्लाई, डिजिटल मल्टीमीटर, ये 2 वीडियो चेक करोगे। एंड सीआरओ का ये बेसिक फंडामेंटल एक वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, एंड इसका वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाता है, ब्लॉक डायग्राम, तो उसका भी हम तुमको दिखा देंगे। एक नोट मतलब लिंक दिया हुआ है, पहले ये सुनो। In this experiment, I will tell you how to use function generator and CRO to measure a particular frequency. Suppose you are providing a signal from a function generator and you are interested in finding out its frequency and its amplitude. So today we will be doing that thing. First of all, for convenience, I am making this frequency to 2 kilohertz or 2000 hertz using this rotor knob. So now your frequency is 2000 hertz. So now I will tell you how you can measure this frequency and amplitude of the signal using CRO. So first of all, we focus on CRO. So here, what we have to do, we have to increase or change the level on CRO. So now it is more. Now second thing is we change the level, and then, so now when you focus at this particular point from here to here, for amplitude purpose, what you are supposed to do, you will calculate number of boxes. So 1, 2, 3 boxes complete and 2 units. So now what you will do, you will look at the knob. So knob is pointing out at 2. So it means the amplitude is 2 plus 2 plus 2, 6 volts, and this particular box is having 5 subdivisions. So 0.4 volts for one subdivision. So overall potential or amplitude is 6 volts plus 0.4 volts. So this amplitude of the signal is 6.4 volts. If we translate this signal into peak to peak, then it becomes 6.4 volt peak to peak. Otherwise 3.2 volts on both the sides. So this is how you can measure the amplitude. Similarly, you can measure other values for your systems. Now I will tell you how you can measure frequency using CRO. Suppose you are having an unknown signal and you are interested in finding out the frequency on CRO. Then what you have to do is change the position like this, and similarly to your Y position in the previous case, when we are measuring the amplitude, we will make it to a normal position. Normal position is that your signal should start from
zeros. Here you can see your signal is starting from 0, and you will find out how many boxes are there to complete the one cycle. So one cycle is starting from here and terminating at this particular point. So 2 boxes are complete and 2 subunits. Now from here, you can read that this is 0.2 milliseconds. From this knob, here, from blue color of the knob, you will find out that it is pointing out towards 0.2 milliseconds. So this is 0.2 milliseconds for box, and as we know that a box is having 5 subunits, so it is 0.04 milliseconds for 1 unit. So this is almost equal to 2 boxes complete, that is 0.4 milliseconds, and 0.4 milliseconds and 0.08 milliseconds. So overall this becomes 0.4 plus 0.08 milliseconds. So that this comes out to be your 0.48 milliseconds. Now we can convert it into frequency. So there's a frequency is inverse of time period. So f is equal to 1 by t. So it comes out to be 1 by t, 1 by 0.48 milliseconds. So round about 2 kilohertz. So that's how you can use CRO to measure the frequency. There are certain other applications for which CRO can be used. Suppose you want to test whether your CRO is working in a proper manner or not, then what you can do, now suppose you want to check whether your CRO is functional or not, and you want to calibrate your CRO, suppose it is malfunctioning, and you don't have your function generator, then what you have to do is, you have to use a probe like this with other ends, and on CRO, front panel of CRO, you can find out a calibrate button is there. So here you have to insert the red probe, and you can find out a square pulse is being displayed. And here you can see the pulse is starting from 0 and completing at the one complete box. So from your knob you can see that this is 2 volts. So that means your CRO is perfectly calibrated and it is not having any sort of problem. So I hope you enjoy the learning about the CRO. So if you have any doubts, you can email me or ask questions in comment box. Thank you very much. ओके सो कैसे एक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज मेजर किया गया तो समझ में आया। कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। मेनली यहाँ पे एक चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, जब तुम लोग वो मतलब मल्टीप्लायर मतलब नॉब कौन सा पोजीशन में है, ठीक है। स्टूडेंट्स का यहाँ पे गलती सर हम तो ये 2 बॉक्स 3 बॉक्स का यूनिट लेके मेजर कर दिए, नो डेफिनेटली, लेकिन तुम्हारा ग्राफ तो पहले वो जो नॉब को घुमाया जा रहा था तो वो हर एक पोजीशन पे नॉब में एक इंडिकेटर है, तो नॉब का इंडिकेटर पॉइंट से हर एक पोजीशन को मतलब डेफिनेटली अगर एक प्रैक्टिकल अगर तुमको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, सपोज मान लो एक ग्राफ तुम ड्राइंग कर रहे हो, ठीक है। तो एक ग्राफ का अगर तुम्हारा इधर मान लो 0 1 2 3 इस तरह से अगर रहेगा, ठीक है, तो उसका तुम्हारा ग्राफ जैसे छोटा बनेगा, इधर y एक्सिस पे 1 2 3 जो भी है, सपोज 2.2 का अगर 2.2 तुम एक ग्राफ बना रहे हो तो इस तरह का दिखेगा, है ना। लेकिन अगर तुम्हारा अगर एक ग्राफ है, एक लीनियर ग्राफ जिसमें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो सेम चीज तो यहाँ पे इतना बड़ा करके दिखेगा। क्लियर हो रहा है मेरा मेन बात? तो लेकिन स्क्रीन के ऊपर सीआरओ के जो डिस्प्ले यूनिट है उसके ऊपर तो वो सब तो चेंज नहीं हो रहा है, वो तो छोटा छोटा बॉक्स है, स्मॉल यूनिट है ना। तो इसमें जो है इसीलिए
तुम्हारा कौन सा मतलब सेक्शन में तुम मेजर कर रहे हो, मल्टीप्लायर कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी मेजर हो रहा है। ठीक है, सेम चीज को तुम जूम करके देख सकते हो, सेम चीज को तुम स्मॉल करके भी देख सकते हो। वो नॉब घुमाने का मतलब ही हो रहा है वैसा, मतलब उसको हम लोग उतना मल्टीप्लाइंग करके देख रहा है, तो उस हिसाब से चेंज हो जा रहा है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है। जितना तुम उस नॉब को घुमाओगे डेफिनेटली रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, तुम जैसा भी मतलब मल्टीप्लाई करोगे, पहले तुम्हारा अगर मान लो यहाँ पे वोल्टेज का नॉब में था 1, और यहाँ पे मान लो 1 2 3 बॉक्स है ना, तो 3 into 1 तुम्हारा रिजल्ट आएगा 3। अब अगर तुम जूम करोगे उसको 2 में अगर रखोगे, देखोगे ये फिगर ऑटोमेटिकली बड़ा हो, मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट जगह आके 3 ही होगा। ठीक है, जैसा भी उस फिगर उसी हिसाब से एडजस्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स वो फिर छोटा हो जाएगा, वो फिगर जो है, इसको अगर घुमा के 2 करोगे मल्टीप्लेयर को, तो उसमें वो फिगर जो है छोटा हो जाएगा, तो 1.5 बॉक्स के अंदर वो आ जाएगा। पहले 3 बॉक्स में हो रहा था, अभी 1.5 बॉक्स में आ जाएगा, तो 1.5 into 2 अल्टीमेटली रिजल्ट तुमको हमेशा सेम ही मिलेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीआरओ का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। खैर, तुम लोग का एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जाम के लिए कैसे मेजर किया जाएगा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में जो आएगा दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये एक लिंक से, बेसिकली ये मेरा वर्ड फाइल का लिंक नहीं है, नेट से ही कनेक्टेड है, आई डू नॉट नो ओपन होगा या नहीं। कुछ एरर आ रहा है। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो सीआरओ का एक बार देखोगे, तुम लोग के पास अगर कोई भी बेसिक बुक है, ठीक है, हम इसका ये लिंक तुम लोग का खुल जाएगा, ये शायद मेरा ही ब्राउजर में कुछ प्रॉब्लम होगा जिसके चलते ये ओपन नहीं हो रहा है। तो तुम लोग एक बार चेक करके देखोगे, वहां पे एक ब्लॉक डायग्राम मिलेगा, है ना, कैसे एक मतलब एक टॉर्च लाइट टाइप का एक दिखता है, दैट मीन्स कैसे उसका बीम जनरेट होता है। ठीक है, तो तुम लोग को सिंपल जो है फिगर एक बार याद रखना पड़ेगा सीआरओ का। उसके अंदर जो दो दो सेक्शन होता है, एक वर्टिकल सेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन। तो उसके थ्रू एक कैसे मतलब वो फिगर, मतलब कैसे वो सामने जो डिस्प्ले आता है, कैसे आता है ना, उतना डिटेल्स में भी नहीं, सिंपल ओवरऑल एक स्ट्रक्चर तुम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, सीआरओ का फंक्शन फंक्शन तो तुम लोग को समझ में ऑलरेडी, एप्लीकेशन तो लिख ही पाओगे कि इसके इसके थ्रू हम लोग कोई भी एक सिग्नल का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, है ना, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ भी तुम लोग बोल सकते हो, फेज भी तुम लोग बोल सकते हो। तो अभी जो है, अभी मॉडर्न ये सीआरओ के ऊपर भी हम लोग जो है ना डीएसओ यूज करते हैं, डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप। ये तो है, हम लोग को एडजस्ट करना पड़ रहा है, घुमाना पड़ रहा है नॉब। डीएसओ में डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके वो हम लोग के सामने आके खड़ा कर देगा। ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली स्क्रीन के ऊपर ही शो होगा कितना फ्रीक्वेंसी, कितना एम्पलीट्यूड, मतलब हमको उतना कैलकुलेट करके पेन एंड पेपर पे निकालना नहीं पड़ेगा। डीएसओ का यही बेनिफिट रहता है, हर एक सिग्नल उसके ऊपर ही मतलब एकदम शो कर देगा इतना। जैसा कि मान लो डिजिटल टेम्परेचर थर्मोमीटर तुम लोग यूज करते हो आजकल, है ना, पहले जो होता था नॉर्मल थर्मोमीटर होता था, उसको उसमें हम लोग को आंख में देख के फिर रीडिंग लेना पड़ता था, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, समझ में नहीं आता है बहुत सारा लोगों को कैसे कितना रीडिंग है, 100 फीवर है, 101 फीवर है। लेकिन अभी हो गया है डिजिटल, तो उसमें डायरेक्टली मेजर होता है 101 फीवर है। ठीक इसी तरह से इसमें भी स्क्रीन के ऊपर रहता है। तो जो भी है,
ये बेसिक सीआरओ है, और बहुत सारा फंक्शन मतलब काम के लिए अभी भी हम लोग सीआरओ यूज करते हैं, हम लोग का लैब में है। तो उसका जो है वर्किंग मॉडल, दैट मीन्स कैसे ये काम करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सीआरओ क्या होता है एंड सीआरओ का वर्किंग लिखिए। ठीक है, तो वो वर्किंग हम लोग को रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक बार स्लाइड ओपन करोगे तुम लोग, और हम नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 लगभग खत्म, इससे और ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो कोई भी टॉपिक है तुम लोग भी देखोगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास के थ्रू मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, इसको हम तुम लोग को एक बार दिखा देंगे डेफिनेटली।